Welcome back to the class of Dilip Sir Science English bacha. Today I have bring something new. What is new today? Yes bacha, you have observed that every time when I introduce myself, my channel, I say welcome back to the class of Dilip Sir Science English. You have noticed that every time I mention the subject science but haven't made any video till today. Yes बच्चा, आज तक कभी भी मैंने साइंस का एक भी वीडियो नहीं डाला है, लेकिन एवरी टाइम व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था, मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस करता था, आई यूज वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश. यस बच्चा, नाउ द राइट टाइम हैज कम. सही वक्त आ गया है जब मैं जो मेरे चैनल को इंट्रोड्यूस कर रहा था. आपने सारे वीडियोस इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश के ही देखे, एक भी साइंस का वीडियो नहीं था. सो नाउ द टाइम हैज कम कि आई स्टार्ट दिस विच आई हैव कमिटेड. जिस बात का मैंने संकल्प लिया है साइंस और इंग्लिश पढ़ाने का बच्चा. यस बच्चा, यू कैन सी ऑन द बोर्ड एनसीईआरटी 10th चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. यस बच्चा, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी 10th. बच्चा, 10वीं कक्षा का एनसीईआरटी का जो पैटर्न चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. यस बच्चा, टुडे आई स्टार्ट दिस लेक्चर वन बाय वन. आई विल कंप्लीट होल बुक, पूरी किताब पढ़ा दूंगा मैं आपको साइंस की. बेसिकली इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम एन एमएससी विथ केमिस्ट्री. यस बच्चा, मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एमएससी करी है और माई सब्जेक्ट इज स्पेशली साइंस. इंग्लिश इज माई सेकेंडरी सब्जेक्ट. यस, प्राइमरी सब्जेक्ट इज साइंस एंड इंग्लिश इज सेकेंडरी सब्जेक्ट. टिल टुडे आई हैव made all the videos of English, not a single video of science. So I decided today I will also make the videos of science that will be very helpful for the students of standard 10th and also those students who are preparing for competitive exam. They need to revise the NCERT book of 10th. Yes बच्चा, दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे. ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं. वीडियो को स्किप मत करना. दोस्त नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. और आज तक, अभी तक आपने साइंस को इस तरीके से, 10वीं के एनसीईआरटी को, साइंस को जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं नहीं सीखा होगा. आई गारंटी. लेट्स वॉच द वीडियो. वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्त. यस बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. बच्चा, चैप्टर नंबर 1. व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? यू कैन सी ऑन द बोर्ड. रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का नाम है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है. ठीक है, पूरी बुक को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं. वीडियो के अंत तक बने रहना. यस, लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करते हैं. देखो, अगर हम अपने आसपास में देखें तो बच्चों हमने देखा है कि जो साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में अगर हम परिवर्तन की बात करें, चेंज की बात करें, तो ऑलवेज देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. यस बच्चा, 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन. इफ आई विल टेक अ एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो अगर हम एक बर्फ का टुकड़ा ले लें, आइस ले लें. बच्चा, बर्फ किससे बना है? यस, यू आर राइट. बर्फ क्या है? पानी का ठोस रूप है, सॉलिड स्टेट है. किसका? पानी का. तो एक बर्फ का टुकड़ा ले लूं और उसको सनलाइट में, धूप में या ऐसे ही ओपनली बाहर में रख दूं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? द आइस विल मेल्ट. बर्फ क्या होगी? पिघल जाएगी. यानी आइस का टुकड़ा कैसा था? सॉलिड था, ठोस था. उसको बाहर खुले में छोड़ दिया, थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड में बदल गया, तरल पदार्थ में यानी द्रव में क्या हुआ? बदल गया. अब इस पानी को अगर हम बॉयल कर दें, उबाल दें, गर्म कर दें, इट विल टर्न इनटू वेपर और इनटू गैस स्टेट. यस बच्चा, अगर ठोस बर्फ है उसको हमने खुले में रख दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया?
पानी में कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया, और उस द्रव को अगर पानी को हम गर्म कर दें या धूप में रख दें तो भाप बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, मतलब किस में चेंज हो जाएगी, गैस में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो बर्फ है ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, यस डेफिनेटली यू विल टेल द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, मीनिंग ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से, 2 एटम से मिलकर बना हुआ होता है पानी का एक अणु। पानी के एक अणु में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो कुल मिला के जो मैं बताना चाहता हूं उसका मतलब क्या है कि जब बर्फ द्रव में बदला, पानी में बदला, पानी से भाप में बदला, तो यहां पर बर्फ या पानी में केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज हो रहा है, ठोस द्रव और द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। लेकिन जो पानी है H2O, जो उसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी जो वाटर है बच्चा, यानी अगर वो बर्फ के रूप में है, आइस क्यूब है, बर्फ है, सॉलिड है, ठोस है, तो भी इसमें पानी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है OH2O ही है। ये वाटर के फॉर्म में है, यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो भी इसमें पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, H2O ही है। इसको हमने क्या कर दिया, वाटर को हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, बॉयल कर दिया, वेपर बना, वेपर में भी H2O ही है। मतलब कहने का कि बर्फ जो है ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल इसकी भौतिक अवस्था बदल रही है। तो ऐसे परिवर्तन को बच्चा हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही अगर हम मोम ले लें, वैक्स ले लें, मोमबत्ती, कैंडल आपने देखा ही होगा, अगर कैंडल को गर्म करें, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कैंडल ठोस है वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी, यानी उसकी स्टेट अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में क्या होगी, बदल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वैक्स है, वैक्स का जो फार्मूला है उसमें केमिकल संरचना में, रासायनिक संरचना में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, चेंज केवल कहां पर हो रहा है, उसके बाहरी रूप में, भौतिक रूप में फिजिकल चेंज आ रहा है। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि परिवर्तन 2 तरह का है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बर्फ कौन से स्टेट में है, ठोस, बर्फ का द्रव में, पानी में बदलना, पानी से वाष्प में बदलना, तो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज होना, वैक्स का पिघलना, ये किस तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यानी हमने पढ़ा है, हमको आइडिया है, हमने ये बात 9वीं में ही पढ़ ली है कि जो परिवर्तन है वो कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं। जो परिवर्तन आता है, वो चेंज है, वो कितने तरह का है बच्चा, 2 तरह का है। एक परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा परिवर्तन है, यस, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन 2 तरह के हो गए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया, बर्फ का ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलना, वैक्स मोम का पिघल जाना, ऊर्ध्वपाती क्रिया, पृथक्करण, ये सारे परिवर्तन कैसे होते हैं बच्चे, भौतिक परिवर्तन होते हैं। इनकी रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ऐसे चेंज में, और ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। दूध से दही का बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के ऊपर, लोहे की वस्तुओं के ऊपर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे फलों का पक जाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। खुराक का, भोजन का हमारे शरीर में पाचन होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को कुक किया जाना, पकाया जाना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और जब हम सांस लेते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं पर ध्यान दें और समझने का प्रयास करें कि क्या होता है जब गर्मी के दिनों में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब हम गर्मी के दिनों में, कौन से दिनों में बच्चों, गर्मी के दिनों में,
गर्मी के दिनों में कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर दूध को क्या करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। यस, जब गर्मी के दिनों में दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है, खराब हो जाता है, उसको गर्म करने पर वो फट जाता है, मीनिंग लगभग वह दही जैसे पदार्थ में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहां पर ये जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यस बच्चा, दूध को कमरे के तापमान पर गर्मी के दिनों में जब खुला छोड़ दिया जाता है, ओपन छोड़ दिया जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में, दही जैसे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। दूसरी बात, अगर हम लोहे का तवा, आयरन तवा, लोहे का तवा, तसला या लोहे की कील, किसकी कील बच्चे, लोहे की कील, अगर लोहे की कील को आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी। तो हमने सरल शब्दों में बात करें कि दूध से दही में परिवर्तन होना, लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या लग जाना, जंग लग जाना, अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अंगूर का किण्वन होने से क्या बनेगा, यस, अंगूर का किण्वन होने से अंगूर की शराब वाइन बन जाएगी। किण्वन क्या है, सरल शब्दों में बात करें तो जो जटिल पदार्थ होते हैं एंजाइम्स की उपस्थिति में वो सरल पदार्थ में बनने की क्रिया को हम क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं। अगर कभी आपने अपने घर में इडली या ढोकला बनते हैं देखा होगा तो इडली या ढोकला कैसे बनाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द रेसिपी ऑफ इडली। क्या करते हैं, जो उड़द की दाल और चावल का पेस्ट होता है उसको मिक्स करते हैं, कुछ सोडा समथिंग कुछ डालते हैं, उसके बाद उस बर्तन को 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद, 3 घंटों के बाद हम क्या देखते हैं, जो भी पेस्ट आपने लिया था उसमें उभार आ जाता है, फूल जाता है, उसकी मात्रा बढ़ी हुई दिखाई देती है और उसमें छोटे छोटे बबल्स, बुलबुले, गैस जैसा कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है। यस बच्चा, ये क्रिया क्या है, यही क्रिया है किण्वन की क्रिया, आत्मन की क्रिया या फर्मेंटेशन की क्रिया। यहां पर एंजाइम्स की मदद से जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदलते हैं। तो अंगूर का किण्वन होता है तो अंगूर के किण्वन से बन जाती है अंगूर की शराब, अल्कोहल बन जाती है, वाइन बन जाता है। दूसरा है भोजन को पकाया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। अच्छा, भोजन को पकाने के पीछे क्या है, भोजन को पकाने का क्या मतलब है, कुक करना। अगर इफ़ यू आर एन इंडियन, अगर भारत में हो तो भारत के मोस्ट ऑफ द पार्ट में वी कंज्यूम दाल एंड चावल, राइस एंड लेंटिल्स, दाल और चावल खाते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपकी मदर कहे कि भाई गेस्ट आए हैं इनको दाल चावल खाने को दे दो, तो क्या आप कच्चे चावल और कच्चा दाल ला करके देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, फूड को कुक करते हैं, पकाते हैं और उसके बाद हम उसको खाते हैं या सर्व करते हैं। जब भोजन को पकाया जाता है तो उसमें भी क्या आता है, चेंज आता है। क्या चेंज आता है, अगर कच्चा राइस है, रॉ मटेरियल है, दाल है, तो आप 3 महीने रखो, 3 साल रखो ना, खराब नहीं होगा। लेकिन कुक करके वही फूड को रखोगे तो एक ही दिन के बाद वो क्या होगा, स्टिल हो जाएगा, बासी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी। यानी कच्चा फूड और पक्का फूड, यानी भोजन को क्या करना, कुक करना, पकाया जाना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है। क्या होता है बच्चा, हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ पाचन हो जाना, डाइजेस्ट हो जाना, क्या मतलब है? खाने के पाचन से क्या मतलब है? आपने खाना खाया, पच गया। अच्छा, इफ आई से कि बच्चा एक एप्पल ले लो, एक सेब ले लो और इसको खाओ, तो क्या करते हो? आप एप्पल लेते हो, अपना मुंह बड़ा सा खोलते हो, मुंह के अंदर डालते हो और टैबलेट की तरह पानी डाल के पी जाते हो। नो, यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट। ऐसा नहीं करते आप। क्या करते हो आप? यू बाइट द एप्पल, सेब को काटते हो, काटने के बाद आप इसको क्या करते हो, मुंह के अंदर दांतों के बीच में क्या करते हो, यस, ग्राइंड कर देते हो, इसको और फाइन पार्टिकल्स में क्या करते हो, बदल देते हो। फिर उसके बाद इतने से आपका मन नहीं भरता, यू स्वैलो द फूड, भोजन को आप क्या करते हो, निगलते हो और निगलने के बाद दिस फूड
स्टोर्स इन आवर पाइलोरिक, हमारे आमाशय में, जठर में ये भोजन आके क्या होता है, इकट्ठा होता है। और आपको पता है जठर में से निकलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड एमाइलेज एंड मेनी मोर एंजाइम्स। बहुत से पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तमाम रसायन निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं हमारी पेट में से, स्टमक में से, आमाशय में से, जो फूड को क्या करते हैं और फाइन पार्टिकल्स में और सूक्ष्म स्वरूप में और सरल स्वरूप में क्या करते हैं, बदलते हैं। और जब भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो भोजन के एकदम रेसे रेसे हो जाते हैं, बारीक हो जाता है, यानी उसका इतना ग्राइंडिंग हो जाता है रसायन की मदद से, तमाम एंजाइम्स की मदद से, कि उसका जूस निकल आता है। और उस जूस को हमारी छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। और वो जूस कहाँ मिलता है बच्चा, कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। क्योंकि ब्लड की वेसल्स, खून की नलियाँ, रक्त वाहिनियाँ हमारी आंत की दीवार के साथ जुड़ी हैं, और वो रक्त वाहिनियाँ उस भोजन को जो रक्त में मिला है शरीर की हर सेल तक पहुंचाती हैं, प्रत्येक कोशिका तक ले जाती हैं। क्या फ़ायदा है इसका? यस बच्चा, देखो आप एक सरल शब्दों में समझो कि जो हमारा भोजन है, मुख्य रूप से हम भोजन किस लिए करते हैं, उसके पीछे रीजन है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कैसे मिलती है? भोजन को खाने से मिलती है। भोजन में जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में बदलने, तो दो भी देखो, जो चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, शक्कर भी लेते हैं, डायरेक्ट मीठी चीज़ें जो हम खाते हैं, और साथ में जो ब्रेड या रोटी खाते हैं, गेहूं का आटा खाते हैं, इसमें आटा आप नहीं खाते, रोटी बना के खाते हो, यस। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट नाम का पदार्थ है वो जटिल पदार्थ है, वो सरल पदार्थ यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसी को हम कहते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को ही हम क्या कह सकते हैं कि खुराक का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो एक पदार्थ हमारे जीवन के लिए जरूरी क्या है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में फाइनली कन्वर्ट होता है, सरल स्वरूप में ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, यस, एनर्जी मिलती है। तो एक ये हो गया। दूसरा, हमारी बॉडी को बॉडी बिल्डिंग के लिए एक और पदार्थ चाहिए, प्रोटीन। हम दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, इफ़ वी आर कार्निवोरस, मांसाहारी हैं, तो अंडा और मछली वगैरह एंड समथिंग मीट वगैरह खाते हैं। आई डू नॉट डू दैट, यस। तो उसमें हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वी ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में हमको बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, और कुछ वेजिटेबल जो ज़मीन से निकलती हैं, ज़्यादातर सभी ज़मीन से निकलती है, तो कुछ पे हमको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं, जैसे आयरन। हमने सुना होगा कंज्यूम इन स्पिंच, पालक खाएं, पालक में क्या होता है, आयरन। आयरन क्या है, लौह तत्व है। वो आयरन क्या करता है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन को बनाने का काम कौन करता है, आयरन करता है। और हीमोग्लोबिन को बनाने में कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा मिनरल्स चाहिए, कौन सा खनिज लवण चाहिए, आयरन। ठीक है, हम साल्ट भी लेते हैं, तमाम कैल्शियम वगैरह ऐसे तत्व भी हमको चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। वाटर हम लेते ही हैं, पानी हम पीते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कुल मिलाकर सारी चीज़ें अपनी अपनी मात्रा में ज़रूरी हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है एनर्जी वाला प्रोडक्ट, और वो एनर्जी वाला प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो गेहूं, चावल, ब्रेड और मीठी चीज़ों में हमको मिलता है। तो यहाँ पर भोजन के पाचन से मतलब क्या है कि हमने खाना खाया, भोजन पच गया, नहीं। भोजन के पाचन से मतलब है कि खुराक जटिल स्वरूप से इतने सरल स्वरूप में बदले, यानी फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। उस ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी में वो जूस के रूप में कन्वर्ट होगा, उस ग्लूकोज को कहाँ पे कंज्यूम कर लिया गया, कहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में, और ब्लड से वो कहाँ पहुँचा, सेल में। आपने 9वीं में पढ़ा होगा कि सभी सेल्स, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, और सेल्स में क्या होता है, एक ऑर्गन है, एक अंग है, उसका क्या नाम है, कणाभ सूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया। यस बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज आपने फूड को डाइजेस्ट करके प्राप्त किया है, वो फूड कणाभ सूत्र में गया, और जो हम श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं, which air we take in? Yes बच्चा, we take oxygen. What we take out? We take out कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सांस में जो आप गैस लेते हो, यानी ऑक्सीजन लेते हो, एयर लेते हो, कहाँ जाती है, यस डेफिनेटली वो हमारे लंग्स में जाती है। यस, कहाँ पे गई, लंग्स में। और जैसे ही फेफड़े में गई, आपको पता है कि फेफड़े के अंदर
छोटी छोटी एल्वियोलस, छोटी छोटी वायुकोष्ठ होते हैं। उन वायुकोष्ठ के चारों ओर रुधिर वाहिनियों का जाल लगा होता है और वो रुधिर वाहिनियां बहुत ही फाइन होती, बहुत ही बारीक होती हैं। वो क्या करती हैं, वायुकोष्ठ में से, एल्वियोलस में से ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ऑक्सीजन किस में मिलता है, ब्लड में। और ब्लड से उस ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ पे हो जाती है, सेल के कणाभ सूत्र में, और वहाँ पर बर्न होता है हमारा ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बर्न होता है, यस आपको पता ही होगा, C6H12O6, ये फार्मूला है किसका, हमारा ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है वो हमारी सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है या बर्न होता है, या खुराक का क्या होता है, दहन होता है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या मिल जाता है हमको, यहाँ पर हमको क्या मिलता है, एनर्जी। यही हमारे लिए क्या थी, ज़रूरी थी। तो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज को बर्न करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। फ्रॉम वेयर वी गेट द ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं, श्वास जो लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वहाँ से हमको मिलती है ऑक्सीजन। यानी सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज बर्न होता है, जलता है, इस प्रोसेस को हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन। असली श्वसन का मतलब ये हुआ। फाइनली दो बातों को मैं रिवाइज करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं और ये जानते हैं कि क्या होता है जब गर्मी के दिनों में दूध को कमरे के तापमान पर खुला छोड़ दिया जाता है तो दही में कन्वर्ट हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील या और लोहे की किसी वस्तु को हवा में खुला छोड़ देने पर, आर्द्र वायुमंडल में, नमी वाले वायुमंडल में छोड़ देने पर उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन होकर अंगूर की वाइन शराब बन जाती है। भोजन को कुक किया जाता है, पकाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन हो जाता है और हम सांस लेते हैं। सब में, इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक वस्तु है उसकी कुछ न कुछ पहचान और प्रकृति दोनों बदल जाती है। इस वर्ड पे ध्यान देना कि जो प्राइमरी चीज है, प्रारंभिक वस्तु की कुछ न कुछ प्रकृति और पहचान, प्रारंभिक वस्तु की पहचान एवं प्रकृति बदल जाती है। अब ये दोनों वर्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हमने कहा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, इन सारी परिस्थितियों पर हम ध्यान दे लें, इन सब में हम एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं कि प्रारंभिक वस्तु, शुरू में जो चीज़ ले गई, फॉर एग्जाम्पल जो हमने दूध लिया, अब जब दूध से वो बन गया क्या, दही बन गया, तो प्रारंभिक वस्तु थी दूध। और दूध की पहचान क्या थी, अगर मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दो बाउल्स में आपको मिल्क दे दूं, एक में मिल्क एक में कर्ड दे दूं और आपको कहूँ बेटा पहचानो कि इसमें से कौन सा पदार्थ क्या है, यस आप देखते ही बता दोगे कि ये दही है और ये क्या है, दूध है। डेफिनेटली यू विल टेल, क्योंकि अब जो पहले दूध था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, दही में कन्वर्ट हो गया है। दूध दही में बदल गया है और दूध और दही की पहचान दोनों अलग अलग है। देखते ही आप क्या करोगे, बता दोगे। ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो अगर आप टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने से भी बता दोगे। अब यहां पर हमने कहा कि जो प्रारंभिक वस्तु, जितनी भी चीजें यहां पर परिस्थितियां, घटनाएं बनी, इन सारी परिस्थितियों में हमने देखा कि जो प्रारंभिक वस्तु है उसमें कुछ न कुछ उसकी पहचान और उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाती है। पहचान का मतलब, अब जैसे दूध था और दही था, तो दही को कभी आप दूध कहोगे, नेवर, और दूध को कभी दही कहोगे, नेवर, कभी नहीं कहोगे। यानी दूध से दही में जब कन्वर्ट हुआ तो अब प्रारंभिक वस्तु दूध थी तो उसकी पहचान बदल गई, अब दूध से वो क्या बन गया है, दही हो गया। प्रकृति का मतलब स्वभाव, नेचर, गुण। अब दूध का स्वाद कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, मीठा होना, और दही का कैसा होता है, खट्टा होना। यस, यानी प्रारंभिक वस्तु यहाँ पर दूध थी और बाद में जो नई वस्तु बनी वो क्या, दही, तो इसकी पहचान और प्रकृति दोनों क्या हो गई, बदल गई। लोहे से लोहे का जंग, दोनों में अंतर है। लोहा मान लो काले रंग का है या चमकते कलर का है, लेकिन उसका जंग कैसा होता है, लोहे का जंग ब्राउन रंग का होता है। अच्छा, अगर स्क्रैप वाला, भंगार वाला आता है, आप लोहे की चीज़ें पुरानी देते हो, खरीद लेता है, लेकिन अगर आप लोहे में जो जंग लगा है उसको निकाल कर स्क्रैप वाले को दो, लो भैया ये लोहा है ले लो, कभी खरीदेगा, ही विल नेवर बाय, नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि लोहे से, लोहे के ऊपर लगा हुआ जो लोहे का ऑक्साइड है, लोहे का जंग है, वो उसके कोई काम का नहीं है, वो लोहा नहीं है।
यस। तो यहाँ पर सारी चीज़ों में हम जो भी प्रारंभिक जैसे भोजन जिस स्वरूप में लिया था उसी स्वरूप में है क्या। हैव यू सीन द, आपने मौसम्मी का जूस निकालते देखा, क्या करता है जूस निकालने वाला, एक साइड से मौसम्मी डाल रहा है, दूसरे साइड से चला रहा है, एक साइड से जूस निकल रहा है, दूसरे साइड से वो मौसम्मी का छिलका जो भी पल्प है जिसमें अब रस नहीं रहा है वो बाहर आता है। क्या करता है, जूस बेच देता है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं और छिलके को वो बाहर फेंक देता है। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, भोजन को खाते हैं, तो भोजन का जो जूस है वो हमारी इंटेस्टाइन में, आंतों में सोख लिया गया, ब्लड में मिल गया, सेल में पहुंच गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी को लग गया, ऊर्जा मिल गई। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित खुराक है, उसे मल के द्वारा हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज कोई यूज का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें क्या होगा, आप देख रहे हो जो प्रारंभिक वस्तु रहेगी उसकी पहचान और प्रकृति दोनों कुछ न कुछ क्या होगी, बदल जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो सवाल आया कि क्या रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। यस, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो वास्तव में क्या रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यही है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमको करना होगा 3 एक्टिविटी, जिससे हम कंफर्म समझ जाएंगे कि वास्तव में एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सो देखते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हमें 3 क्रियाकलाप करना है। पहले क्रियाकलाप में एक्टिविटी 1.1 आपके बुक में लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी 1.1 में बच्चा किया क्या गया है, एक्टिविटी 1.1 में क्रियाकलाप 1.1 में क्या है, वहां पर हमने लिया है मैग्नीशियम की पट्टी। किसकी पट्टी, 2 सेंटीमीटर लंबी हमको क्या ले लेना है, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ले लेना है, मैग्नीशियम की पट्टी। मैग्नीशियम क्या है बच्चा, जैसे आयरन या लोहा एक धातु है, वैसे मैग्नीशियम भी क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। तो मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है। हाँ, ये एक्टिविटी जब भी आप कर रहे हो, थोड़ी शिक्षक की मदद ले लें, टीचर की मदद लें और आंखों के ऊपर काला चश्मा लगा लें डायरेक्ट, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, मैग्नीशियम की पट्टी को बर्न करना है, जलाना है, क्योंकि चकाचौंध करने वाली आंख रोशनी के साथ, श्वेत ज्वाला के साथ, एकदम चमकदार ज्वाला के साथ ये जलता है, इसलिए अपनी आंखों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, डायरेक्ट इसको नहीं देखना है। अब चिमटे की मदद से, चिमटा मतलब घर में रोटी बनाने वाला चिमटा ना समझ लेना, ये चिमटा लैब में जो चिमटा इस्तेमाल होता है, क्लिप इस्तेमाल होती है पकड़ने के लिए, वो कुछ इस तरह का रहता है, आपको वो यूज़ करना है। ठीक है, उसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है जिससे आसान होता है पकड़ना, गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मैग्नीशियम की पट्टी है इसको आपको चिमटे से होल्ड करना है, पकड़ना है। फिर इस मैग्नीशियम की पट्टी को बर्नर के ऊपर या स्प्रिट लैम्प के ऊपर क्या करना है, स्प्रिट लैम्प की मदद से इसको जलाना है। आप इसको बर्नर पे जलाएं, चाहे किससे जलाएं, स्प्रिट लैम्प से। अब आप ये कहोगे स्प्रिट लैम्प, आपको आइडिया होगा कि स्प्रिट लैम्प क्या होता है, कोई आइडिया है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि कभी अगर आप डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, किसके यहाँ, डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, समटाइम्स यू हैव टेकन एन इंजेक्शन भी लगवाया होगा। डॉक्टर क्या करता है, किसी शीशी में, कांच की छोटी सी बॉटल में वो कुछ लिक्विड रखा रहता है और एक रुई लेता है, रुई का कॉटन लेता है, उसके रुई के फाहे में कुछ लगाता है, फिर इधर घिसता है और देन इंजेक्ट द इंजेक्शन। यस, पहले तो आपको अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, बाद में बुरा लगता है। यस, वो जो मटेरियल यूज करता है जर्म्स को साफ करने के लिए, कीटाणु को हटाने के लिए, जंतु मुक्त करने के लिए, वो पदार्थ है स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट या स्प्रिट अल्कोहल का ही रूप है, यानी 95% अल्कोहल होता है, ओनली 5% वाटर, केवल 5% वाटर होता है स्प्रिट में। स्प्रिट इज आल्सो वन टाइप ऑफ अल्कोहल, एक प्रकार का अल्कोहल ही है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है और धुआं रहित जलता है, बिना धुएं के जलता है। हवा में जैसे पेट्रोल उड़ जाए, खुला छोड़ दो तो ऐसे ही उड़ भी जाता है, तो बहुत ही वाष्पशील है। तो इस स्प्रिट को एक लैंप में भरकर, जैसे आपने कभी
दिया जलाते हुए देखा होगा, पुराने टाइम में लैम्प जलाते हुए देखा, एक बत्ती होती थी और यहाँ पर लिक्विड के रूप में तेल भरा होता था। तो वैसे ही इस स्प्रिट लैम्प में वो स्प्रिट भरा है और ये बर्नर जो है इसका यहाँ पर जल रहा है और हमको मैग्नीशियम की पट्टी को जलाना है। अब जब मैग्नीशियम की पट्टी को आप जलाओगे तो श्वेत ज्वाला के साथ, चकाचौंध कर देने वाली चमकदार फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम की पट्टी का क्या होगा, दहन होगा और जलने के बाद वो व्हाइट कलर, सफ़ेद रंग के पाउडर के रूप में वो इस वाच ग्लास में हम उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। वाच ग्लास, क्रूसिबल ग्लास कह सकते हो, चीनी मिट्टी की पोर्सलिन की कटोरी हो सकती है, कांच की हो सकती है। इसमें सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को हम क्या करते हैं, एकत्र कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या करते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं। इसके पीछे एक चीज़ और मैं बता दूं, जब इस मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं, हमको पता है कि अगर कोई आयरन का मेटल हो, आयरन की कोई लोहे की वस्तु हो और खुले में नमी में कहीं पड़ी रहे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है। वैसे ही जब हम क्या नाम है, मैग्नीशियम की पट्टी को लेंगे तो बाहर रखी है, बाहर से हम लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है मैग्नीशियम ने हवा के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। इसलिए हमें सैंड पेपर लेना है, बालू पेपर, रेती पेपर लेना है या रेगमाल लेना है, उससे घिस करके हमको इसकी सतह को साफ कर देना है, जिससे जो ऑक्साइड की परत हो वो निकल जाए, टोटल प्योर हमारे पास क्या मिले, हमको मैग्नीशियम धातु मिले। तो मैग्नीशियम धातु को रेगमाल की पट्टी से या रेगमाल से सैंड पेपर से घिस के साफ कर देते हैं और उसके बाद हम इसको स्प्रिट लैंप या बर्नर के ऊपर दहन करवाते हैं, जलाते हैं। तो चकाचौंध करने वाली श्वेत ज्वाला के साथ, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ ये क्या करता है, मैग्नीशियम की पट्टी का दहन होता है, जल जाता है और उसके बाद वाच ग्लास में सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का पाउडर होता है, उसको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो पहली एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है बच्चा, हमें एक परख नली लेना है और परख नली में हमें लेना है लेड नाइट्रेट का विलयन PbNO3 होल टेकन 2। ये क्या है, शीशे का विलयन हमें लेना, शीशा मिरर आप समझते हो। तो लेड नाइट्रेट का विलयन लेना है और इसमें ऐड कर देना है एक और विलयन Ki, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन क्या करना है, मिला देना है और इनके बीच क्या हो रहा है उसको देखना है। जब लेड नाइट्रेट के विलयन में आप पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाते हो तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि इसमें पीले रंग का, पीला येलो रंग का अवक्षेप, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अवक्षेप, कौन से रंग का अवक्षेप मिलता है, पीले रंग का हमको अवक्षेप यहां पर मिल जाता है। अवक्षेप क्या होता है, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम द विलेज, कभी अगर गांव से संबंध रखते हो तो यू हैव सीन, आपने देखा होगा दही से छाछ बनाते, मट्ठा बनाते समय। तो दही से मट्ठा या छाछ कैसे बनाते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, दही में थोड़ा पानी मिलाते हैं, मथनी से मथते हैं। अब जब मथनी से मथते हैं तो मोटा दही किस में, पतले छाछ में बदलता है। लेकिन उस समय एक चीज़ और होती है कि जब दही को मथते हैं तो दही में से एक चीज़ बाहर आती है, वो क्या आती है, बटर, यस, मक्खन बाहर निकलता है और वो मक्खन दही में या छाछ में दोबारा वापस घुलता नहीं है, वो अविलेय ठोस के रूप में उस विलयन में पड़ा रहता है। तो ऐसे ही जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है और उनमें कोई अविलेय ठोस पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं अवक्षेप मिल जाता है। क्रियाकलाप नंबर 3, तीसरी एक्टिविटी करना है, 1.3 करना है। क्या करना है, आप एक परख नली ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो या आप क्या करो, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो। क्या लेना है आपको, या तो आप एक परख नली ले लो या तो आप क्या करो, एक कोनिकल फ्लास्क ले लो। बच्चा कोनिकल फ्लास्क, ये इसको हम कोनिकल फ्लास्क क्यों बोलते हैं। अच्छा, कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, यस ऑब्वियसली खाई होगी आपने आइसक्रीम, इट्स कॉमन थिंग, बड़ी सामान्य सी बात है। तो कभी गए होगे दुकान वाले को कहा भैया आइसक्रीम दे दो, तो मे बी ही आस्क कि कोन चाहिए या कप में चाहिए। तो कोन, गणित में आपने पढ़ा होगा, मैथ में, शंकु, एक साइड चौड़ा और एक साइड पतला। तो उसी टाइप का ये बर्तन है कांच का, जिसको हम क्या कहते हैं, कोनिकल फ्लास्क। तो एक परख नली ले लो या क्या ले लो, कोनिकल फ्लास्क ले लो। इसमें दानेदार जिंक या जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े या दानेदार जिंक ले लो। जिंक धातु जस्ता आपको पता ही है, ठीक है ना। तो दानेदार जिंक ले लेते हैं। अब इसके बाद
इस परख नली, या चाहे आपने जो लिया दो में से कोई एक चीज लेना, चाहे परख नली में आप कर लो चाहे कोनिकल फ्लास्क में कर लो। अगर आप कोनिकल फ्लास्क में कर रहे हो तो कोनिकल फ्लास्क में करो, और जहां करना है आप करो। यहाँ पर कार्क से बंद कर दिया है इसको, और यहाँ पर एक नली बीच में डली है। अब इस नली की सहायता से इसमें हमें डालना है, क्या डालना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक परख नली लेना है, इस परख नली में या कोनिकल फ्लास्क लेना है, दोनों में से चाहे जो भी आप ले लो। दानेदार जिंक जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं, और इस दानेदार जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, प्रेक्षण करते हैं कि जिंक या जस्ते की जो दाने हैं, जो टुकड़े हैं धातु के, इसके आसपास कुछ हलचल हो रही है कि नहीं हो। यस, आप देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले जैसे उठते हुए दिखेंगे, गैस के बुलबुले जैसे कुछ हलचल नजर आएगी, यानी एसिड और जस्ते धातु के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होकर कोई ना कोई गैस उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी गैस उत्पन्न होती है बच्चा, यस, हाइड्रोजन गैस। यानी जब एसिड और जस्ते के बीच में अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, यस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और इस फ्लास्क को या परख नली को उस समय अगर आप स्पर्श करोगे तो इसके तापमान में भी परिवर्तन नजर आएगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात तीनों क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आए। तापमान में परिवर्तन होगा, यानी तापमान क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो तीन की तीनों परिस्थितियों में हम कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तीनों कैसे परिवर्तन है बच्चा, यस, ये तीनों परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, तीनों परिवर्तन कौन से परिवर्तन है, ये तीनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाने पर, दहन करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। और कोनिकल फ्लास्क में दानेदार जिंक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और बर्तन के तापमान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ है, मतलब तापमान में, टेम्परेचर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ओके, तो जब भी बच्चा कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन तीनों परिस्थितियों में, तीनों अभिक्रियाओं में, तीनों क्रियाकलापों में हम एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो कुछ घटनाएं बनेंगी। या तो उसमें क्या होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा बच्चे, अवस्था परिवर्तन होगा। फिर क्या परिवर्तन हो सकता है, तापमान परिवर्तन होगा। तापमान परिवर्तन मतलब कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। रंग परिवर्तन होगा, या क्या होगा, गैस का निष्कासन या गैस का उत्सर्जन होगा। ध्यान से इस बात को देखें। देखो, अगर ए रिएक्शन आप कम समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, H2 + O2 = H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, पानी। अगर आपको मैं पूछूं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और पानी क्या है, तरल है, लिक्विड है। तो हम लोग क्या करें, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो अभिकारक पदार्थ है जब उत्पाद में बदलेगा तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ दोनों गैस पदार्थ थे, किस में बदल गए, द्रव पदार्थ में बदल गए। ऐसे अगर आप देखो तो यहाँ पर मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। तो मैग्नीशियम तो सॉलिड है, ठोस है, लेकिन ऑक्सीजन तो गैस है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो भी क्या है, ठोस है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो। तापमान में परिवर्तन हमने देखा कि यहाँ पर बर्तन को हमने छुआ तो तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। रंग परिवर्तन, यस, लेड नाइट्रेट में हमने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिलाया तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ, जो हमको बताता है, क्या बताता है कि रंग परिवर्तन हुआ है, यानी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या तो गैस का उत्सर्जन होता है। देख ही रहे हैं हम, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जब हम जिंक धातु में हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, तो इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होकर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो इन चार बातों में से कोई ना कोई बात जरूर होगी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। अवस्था परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होगा। क्लियर है? यानी
जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो निम्न परिस्थितियों में से कोई परिस्थिति जरूर शामिल होगी रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए, बताने के लिए। हमने एक चीज़ और देखा है, जो फलों का पकना है वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? अगर वी टॉक अबाउट मैंगो, आम की बात करें, हरे रंग का आम कच्चा है और पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीले रंग का। केले बनाने की बात करें, वो भी कैसा होता है? हरा होता है, बाद में कैसा होता है? पीला हो जाता है। पपैया, पपीते की बात करें, हरा होता है, बाद में कैसा होता है? पीला हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, यानी कुछ चेंज होता है। अवस्था परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा, या गैस का निष्कासन या उत्सर्जन होगा, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब बात आई कि हम रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपको पता है, क्या पता है कि जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जुड़ करके एक अथवा एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपने देखा, H2 + O2 = H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं। हाइड्रोजन के गुणधर्म की बात करें तो हाइड्रोजन विस्फोटक गैस है, विस्फोट के साथ जलती है। ऑक्सीजन दहन पोषक गैस है जो जलने में मदद करती है। दुनिया का कोई भी फ्यूल विदाउट ऑक्सीजन कैन नॉट बी बर्न, जलाया नहीं जा सकता बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन दहन पोषक है। दोनों खतरनाक गैसें हैं, एक विस्फोटक है, एक जलाने में मदद करती है, और दोनों से मिलकर बन जाता है पानी। पानी जो क्या करता है? आग को बुझा देता है। तो हमने क्या देखा कि जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल से लेते हैं, जो हमने एक्टिविटी 1.1 की थी, अगर उसका विवरण करें, एक्सप्लेन करें, तो उसमें हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम की पट्टी को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवा जाता है तो श्वेत रंग की ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। वर्ड पे ध्यान देना, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की रिबन का दहन करवाया जाता है, जलाया जाता है, तो श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है और साथ में क्या उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इस बात को जो हम कह रहे हैं सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में लिखें, बोलें तो लंबा हो जाता है। तो सवाल आता है कि क्या कोई संक्षिप्त तरीका है जिससे इस बात को कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, इस पूरे सेंटेंस को शॉर्टकट में लिखा जा सकता है क्या? यानी हम क्या सीख रहे हैं? रासायनिक समीकरण। कैसे? अगर ये जो लंबा सेंटेंस मैंने बोला इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखें तो संक्षिप्त रूप से, सरल तरीके से, सबसे सरलतम विधि है कि जो सेंटेंस के रूप में मैं बोला कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। शब्द समीकरण मतलब शब्दों की मदद से क्या लिया था हमने? मैग्नीशियम रिबन था। मैग्नीशियम रिबन को क्या करा था हमने? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु में, हवा में क्या करवाया था? दहन करवाया था। तो हमको क्या मिल गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण मिला था। बच्चा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण है, ये जो जिस तरीके से मैंने लिखा, इस तरीकों को कहते हैं शब्द समीकरण की रीति, शब्द समीकरण का तरीका, वर्ड इक्वेशन। शब्द समीकरण के आधार पर हम इस समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया को सरल और संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। ओके,
अब सवाल आता है कि हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक शब्द समीकरण है, इसमें आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अतः ये पदार्थ को हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट। और इनसे एक नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला नया पदार्थ प्राप्त होता है और इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। दूसरे शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और उनसे जो नई चीज़ बनती है उसको हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाने के लिए उनके बीच में एक एरो, तीर लगाया जाता है। ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य में एक तीर से दर्शाया जाता है। तीर के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, तीर के बाईं ओर हमेशा किसको लिखा जाता है, अभिकारकों को लिखा जाता है और तीर के दाईं ओर किसको लिखा जाता है, उत्पाद को। अब यहाँ पर एक और बात समझो, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर अभिकारकों के बीच में योग, धन का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह लगा जाता है, और तीर के दाईं ओर उत्पाद के बीच में योग या धन का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। आप देख रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हो अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और उनके बीच में कौन सा चिन्ह आया है, प्लस का, धन का, योग का चिन्ह आया है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो कोई धन चिन्ह नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो सिंगल प्रोडक्ट है, एकल उत्पाद है, इसलिए यहाँ पर हमने कोई चिन्ह नहीं लगाया। जब दो उत्पाद होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके बीच में, उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जब दो अथवा दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रीति से जुड़कर एक अथवा एक से अधिक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उनसे जो नया पदार्थ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाने के लिए उनके बीच में क्या लगा जाता है, एक तीर लगा जाता है, और तीर के बाईं ओर अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है और उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। अब ये क्या है बच्चा, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण का कौन सा रूप है, शब्द समीकरण। तो एक और सवाल आता है कि क्या रासायनिक सूत्र अगर हमें लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, तो क्या और भी कोई तरीका है जिससे इस बात को और शॉर्टकट में और सरल उपयोगी ढंग से कर सकें? यस, यदि हम इन पदार्थों के रासायनिक सूत्रों का स्मरण कर लें, याद कर लें, दिमाग में अगर हमारे है, तो रासायनिक सूत्रों की सहायता से हम शब्द समीकरण को और भी उपयोगी और सरलतम तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा सकते हैं। यानी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का एक माध्यम है, सरलतम तरीका है। जैसे हमको पता है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हमको पता है कि जो Mg है, मैग्नीशियम है, वो किसका रासायनिक सूत्र है, Mg किसका रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है, O2। और जब हम इसको दहन करेंगे, जलाएंगे, और जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या, MgO। तो ये जो तरीका है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यहाँ पर हम रासायनिक सूत्र की मदद से रासायनिक समीकरण को हमने लिख दिया, और ये इससे भी सरलतम और संक्षिप्त तरीका है। तो हमने क्या सीखा कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक सूत्रों की मदद से हम निरूपित कर सकते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये बच्चा क्या है, केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ओके, अब एक और बात, जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें देखना होता है कि अब आपको पता ही चल गया कि तीर के बाईं ओर क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और तीर के दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। उत्पाद के परमाणु और अभिकर्मक के परमाणुओं की संख्या तीर के, देखो ध्यान सुनना, तीर के बाईं ओर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या
और तीर के दाईं ओर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर तीर के बाईं ओर अर्थात अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या के एकदम बराबर है तो समीकरण संतुलित समीकरण है। अगर एकदम बराबर नहीं है, परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं है, तो वह असंतुलित समीकरण है। और ऐसे असंतुलित समीकरण को हम कहेंगे कंकाली समीकरण, ढांचे वाला समीकरण, स्केलेटल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को भी, हमारा जो हाड़ पिंजर है स्केलेटल है, कंकाल तंत्र है, वो क्या करता है, बॉडी को आधार देता है। तो ये समीकरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है बच्चा, कंकाली समीकरण है, ढांचे वाला समीकरण है। क्यों कंकाली समीकरण है, क्यों स्केलेटल इक्वेशन है? देखो Mg इधर पे 1 है, इधर पे 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी अभिकारक तत्वों और उत्पाद तत्वों में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, असंतुलित समीकरण है। अर्थात इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, कंकाली समीकरण। ना अब ये कंकाली समीकरण हमने लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब कंकाली समीकरण रहने से काम चलेगा क्या? नहीं। अब कंकाली समीकरण को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित समीकरण लिखना पड़ेगा, तभी वो समीकरण क्या है, पूरी तरह से सही है। तो क्यों जरूरी है रासायनिक संतुलन, यानी समीकरण संतुलन क्यों आवश्यक है, वो बात हम करते हैं, क्यों जरूरी है। अगर रासायनिक समीकरण संतुलन आवश्यक है, जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? अगर इसकी बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, 9वीं में पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है बच्चा, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही द्रव्यमान का नाश होता है। न ही तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही द्रव्यमान का क्या होता है, नाश होता है। दूसरे शब्दों में अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, ध्यान देना, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। या और विशेष बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात अभिकारक में, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अर्थात उत्पाद में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये क्या है, ये बच्चा क्या है बताओगे? ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए कंकाली समीकरण शुद्ध नहीं है, असंतुलित है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप कहोगे हमको क्या पता, बच्चा बता दो मैं आपको कि जो प्रकृति के नियम है हम पर, आप पर, सब पर लागू होते हैं। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने साइकिल चलाया है? मोस्ट ऑफ यू गिव योर आंसर यस, वी हैव राइड द साइकिल। आपने साइकिल चलाया होगा। क्या आप कभी अपने दोस्त की साइकिल की पिछली सीट पर, रियर सीट पर बैठे हो? यस, बैठे होंगे। एक सिचुएशन पे ले चलता हूं मैं, आपका दोस्त तेजी से साइकिल चला रहा है और आपको डर लग रहा है और आप बोल रहे हो कि धीरे चला, अदरवाइज आई विल जंप, मैं कूद जाऊंगा, और नहीं मानता, चलाता है और आप डर के मारे साइकिल से पिछली सीट से आप कूद जाते हो। तो क्या करते हो, कूद के वहीं पे खड़े हो जाते हो, या साइकिल जिधर जा रही है उसी दिशा में थोड़ा रन करते हो, दौड़ते हो? यस, अगर आप होशियार हो, आपका लॉ पता है, तो आप क्या करते हो, जैसे ही साइकिल से पिछली सीट से कूदते हो, साइकिल चल रही है तो साइकिल की दिशा में आप दौड़ लगा देते हो। चलती बस से आप उतरते हो, चलती ट्रेन से उतरते हो, ऐसा करना मत, लेकिन उतरते हो तो आप क्या करते हो, उसी दिशा में, जिस दिशा में वो वाहन गतिमान है उधर आप दौड़ लगाते हो, रन करते हो, धीरे धीरे अपनी रफ्तार को कम करते हो। कौन सा लॉ लग रहा है? यस, यहाँ पर न्यूटन का जड़त्व का नियम लग रहा है। कोई चीज स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहती। साइकिल की पिछली सीट पे आप बैठे थे, गाड़ी में आप सफर कर रहे थे, तो आपका पूरा शरीर कैसा था, गति में था, और जैसे ही जमीन पे आपने पैर रखा, आपका पैर स्थिर हो गया, बॉडी गति में है और वो आपको आगे की तरफ गिरा देगी। लेकिन अगर आप उधर दौड़ लगाते हो, अपने संवेग को धीरे धीरे कम करते हो, तो आप गिरोगे नहीं, बच जाओगे और अपने आप को गति से स्थिर अवस्था में ला लोगे। तो कौन सा लॉ लगा बच्चा? न्यूटन के गति का नियम लगा। यस, तो न्यूटन के गति का नियम लगा। प्रकृति में जितने भी लॉ हैं सब पर काम करते हैं, मुझ पर, आप पर, सब पर। वैसे ही सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा रूल्स काम करेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करेगा। यस बच्चा, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर लें, संतुलित कर लें। एकदम आसान है बच्चा। रासायनिक समीकरण के संतुलन की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान है। डिटेल में चलें उससे पहले मैं आपको एक छोटी बात बता दूं। लगे हाथ, हमने देखा Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। अब बैलेंस करने की बात है तो मैं एक बार इसको बैलेंस करके आपको ऐसे ही बता देता हूं। मैग्नीशियम इधर 1 है,
मैग्नीशियम इधर 1 है, बराबर है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से पहले, बैलेंस तो समीकरण को हम करेंगे, लेकिन एक और बात आती है कि जब भी हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के दौरान अभिकारक और उत्पाद की अवस्था क्या है, कौन सी अवस्था में वो पदार्थ लिए गए हैं रासायनिक अभिक्रिया में, हमको वो भी बताना होता है। जैसा आपकी पता है कि अगर जैसे मैग्नीशियम की पट्टी कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो ठोस के लिए एक वर्ड आता है सॉलिड। सॉलिड है तो उसके लिए ब्रैकेट में एस से दर्शाते हैं, और द्रव है तो द्रव के लिए हम क्या दर्शाते हैं, लिक्विड। लिक्विड के लिए क्या आता है, एल, और गैस आपको पता ही है, गैस के लिए आप क्या यूज़ करते हो, जी। और अगर जलीय विलयन है, पानी में बना हुआ विलयन है, घोल है, तो उसके लिए आता है एक्वस। एक्वस के लिए एक वर्ड आता है AQ फॉर एक्वस, मतलब जलीय विलयन। अब यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम की पट्टी ठोस है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है, गैस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण प्राप्त हुआ कौन सी अवस्था में है, सॉलिड, ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमको क्या करना होता है, अभिकारकों और उत्पादों की जो भौतिक अवस्था है वो भी दर्शाना जरूरी होता है। कैसे दर्शाते हैं, उन पदार्थों के नीचे, अभिकारक और उत्पाद तत्वों के नीचे दाईं ओर हम क्या लिख देते हैं, उनकी भौतिक अवस्था को ब्रैकेट में लिख देते हैं। जरूरी नहीं कि सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको भौतिक अवस्था दर्शाना हो, जिसमें जरूरी होता है उसमें हमको दर्शाना पड़ता है। एक और बात बता दूं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में हम गर्मी दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, उत्प्रेरक लगा रहे हैं, दाब दे रहे हैं, वायुमंडलीय दाब लगा रहे हैं, तो उनको हम तीर के ऊपर नीचे लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर तापन दिया, उष्मा दी, दहन करवाया, तो हम दहन लिख सकते हैं। टेम्परेचर कुछ देते तो वो तापमान की अगर गिनती होती तो ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। कोई उत्प्रेरक दे रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब जरूरी क्या है, हम क्या सीखने जाने वाले हैं, रासायनिक संतुलन, समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम समीकरण को संतुलित करेंगे वो हमको सीखना है। ओके, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये एक रासायनिक समीकरण है। आयरन की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया होकर आयरन ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब ये देखना है ये समीकरण कौन सा समीकरण है, कंकाली समीकरण है या संतुलित रासायनिक समीकरण है, देख लेते हैं। देखो Fe इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, कंफर्म हो गया। दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, अर्थात ये कौन सा समीकरण है, यस बच्चा, ये है कंकाली समीकरण। और कंकाली समीकरण को हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। कैसे करोगे, अच्छा एक छोटी सी टेबल हम बना लेंगे। टेबल में हमको लिखना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ी बातें आपको लिखनी है। पहले कॉलम में आप लिखोगे तत्व, एलिमेंट, और दूसरे में लिखोगे रिएक्टेंट, अभिकारक, अगले में लिखोगे उत्पाद या प्रोडक्ट। ओके, अब इसके बाद जो जो तत्व है आपको देखो, पहला तत्व क्या है अभिकारक में, Fe, तो आपने लिख दिया Fe। दूसरा तत्व कौन सा है देख लो, H मतलब हाइड्रोजन है, लिख लिया। तीसरा तत्व क्या है, O ऑक्सीजन है, हमने लिख लिया। अब कहोगे कि आगे नहीं लिखोगे, ओ साइड का नहीं लिखोगे, उत्पाद नहीं लिखोगे, तो मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं कि देखो अभिकारक और उत्पाद में अंतर है। अंतर क्या है कि अंतर कुछ नहीं है, जितने जो अभिकारक में परमाणु होंगे वही परमाणु यहाँ पर क्या होंगे, उत्पाद में भी होंगे, भले नंबर उनका कम ज़्यादा हो। क्लियर है, ओके। तो चलें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आयरन, अभिकारक में कितना आयरन है, कोई गिनती नहीं लिखी है तो 1, और उत्पाद में आयरन कितना है, 3, और हाइड्रोजन कितना है इधर पे, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, ओके। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। अब हमें करना है समीकरण को संतुलित। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि फिर से आप एक बार लिखो Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब काम क्या करना है कि अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व हैं उन सबको ब्रैकेट में
या बॉक्स में बंद कर देना। क्या लॉजिक है बॉक्स या ब्रैकेट में बंद करने के पीछे? बॉक्स या ब्रैकेट में बंद करने के पीछे एक लॉजिक है कि इन तत्वों में के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन गुणा करना है अंकों का हम सिर्फ बाहर करेंगे, अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एक काम कर लिया। अच्छा, अब देखो आप यहाँ पर आयरन जो सबसे बड़ी संख्या वाला ज़्यादा परमाणु वाला अणु वाला है उसी को करते हैं। तो देखो Fe3 ऊपर इसमें आयरन है और ऑक्सीजन है, बड़ी संख्या वाला अणु है, तो इसी को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आयरन की बात देखते हैं। आयरन Fe कितना है इधर पे 3 और इधर पे कितना है 1। अब अगर हमें इसे आयरन अभिकारक में 3 करना हो तो हमको 3 का गुणा कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 3। यस, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 Fe तो क्या हो गया बैलेंस हो गया। यस, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें। अब दूसरी चीज़ क्या इनबैलेंस है? हाइड्रोजन तो दोनों में क्या है 2 और 2 बराबर है। ऑक्सीजन में लफड़ा है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन कितना 1 है। अब इधर भी 4 करना हो तो हम 1 में कितने के गुणा कर दें 4 का, तो 4 हो जाएगा, काम हो जाएगा। 4 का अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना होगा 4 होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, जब आपने 4 का 4 को मल्टीप्लाई तो किया, अब जब 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो केवल ऑक्सीजन में नहीं होगा, हाइड्रोजन में भी होगा। कहाँ पे? ऑक्सीजन में ही नहीं, सिर्फ इसका गुणा किस में होगा, यानी यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना 8, यानी अभिकारक में क्या हुआ, अभिकारक में 4 का गुणा हो गया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हो गया 8। अब इधर तब क्या करें, इधर अगर 4 का गुणा कर दें, इधर भी अगर हम 4 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 8, यानी इधर पे भी हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। यस, ये समीकरण दोस्त बैलेंस हो गया। कैसे लिखोगे 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये समीकरण हो गया आपका संतुलित। क्या सही है समीकरण? नहीं, एक चीज और है, इसकी भौतिक अवस्था बता दें। आयरन आपने कौन सा अवस्था में लिया था? ठोस, और ये जो पानी है वो गैस स्वरूप में, वाष्प स्वरूप में लिया गया, इसलिए G। और ये आयरन ऑक्साइड जलीय विलयन होता है, एक्वस है। और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में मिल रहा है आपका, कौन सी अवस्था में मिल रहा है आपका? गैस अवस्था में। इसके लिए क्या हम यहाँ पर लिख देंगे G। अब इस तरह से ये है रासायनिक समीकरण का संतुलन। इस तरह से और भी रासायनिक समीकरण बुक में है, जिसको बच्चा आपको क्या करना है, अपने से प्रैक्टिस करना है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। यस बच्चा, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल देन। अगले सेशन में हम और बातें कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक की। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल देन। बाय बाय, सी यू।